हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को 4 भौतिक वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा क्षेत्र है जसपुर सामरी पाट, तीसरा क्षेत्र है महानदी बेसिन, चौथा क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार अर्थात हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र को दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। चलिए मैप के माध्यम से इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वह है पूर्वी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत हमारे राज्य के कोरिया जिला, साथ ही सरगुजा जिले के मैन पाट वाले हिस्से को छोड़कर शेष हिस्से पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्षेत्र है जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत बलरामपुर जिला, जसपुर जिला और सरगुजा जिले का मैन पाट वाला क्षेत्र आता है। अर्थात हमारे राज्य के जितने भी पाट प्रदेश हैं वे सभी जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्षेत्र है महानदी बेसिन। हमारे राज्य के मध्य के जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी महानदी बेसिन के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र को दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोटरी बेसिन है राजनांदगांव जिला, वहाँ से लेकर यहाँ पर कांकेर और कोंडागांव जिला, ये सभी दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जसपुर सामरी पाट। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य में जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत 6208 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो इसका प्रतिशत है 4.59%। अर्थात यह हमारे राज्य का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत बलरामपुर जिला, जसपुर जिला और सरगुजा जिले का मैन पाट वाला हिस्सा शामिल है। बलरामपुर जिले में सामरी पाट, लहसुन पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, ये चारों पाट बलरामपुर जिले में स्थित हैं, जबकि जसपुर जिले के जसपुर पाट और पंडरा पाट इसमें शामिल हैं। सरगुजा जिले के जो पूर्वी भाग है मेन पाट वाला हिस्सा, वह इस पाट प्रदेश में शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे राज्य का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। अगर हम इसके भूगार्भिक बनावट की बात करें तो जसपुर सामरी पाट का भूगार्भिक बनावट डक्कन ट्रैप है। अर्थात इसका भूगार्भिक बनावट डक्कन ट्रैप से बना हुआ है। इसका जो पठारी भाग है वह सीढ़ीनुमा आकृति का है। सीढ़ीनुमा आकृति के कारण यहाँ पर टमाटर, लीची, चाय इन सभी की पैदावार की जाती है। डक्कन ट्रैप चट्टानों में जो खनिज पाई जाती है वह है बॉक्साइट। अर्थात यह जो क्षेत्र है वहाँ पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो जितने भी पाट प्रदेश है वहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। इसका जो ढाल है वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसके जो ढाल है उसकी दिशा का निर्धारण हम कैसे करेंगे? नदी का प्रवाह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में ढाल होती है। अर्थात इस क्षेत्र में जो नदी निकलती है जसपुर से ईब नदी, इसका प्रवाह आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में है। वहीं शंख नदी वह भी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। शंख नदी ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका जो प्रवाह है वह दक्षिण पूर्व दिशा में है, इस कारण इसका ढाल भी दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है ईब नदी, जिसका उद्गम जसपुर के पंडरा पाट से होता है। शंख नदी जो कि ब्राह्मणी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। एक और नदी है मैनी नदी, ये सभी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अगर हम इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र को विभिन्न उपविभागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है जसपुर पाट, पंडरा पाट, सामरी पाट, मैन पाट, जमीर पाट और जारंग पाट। बलरामपुर जिले में 4 पाट हैं। सबसे पहले है सामरी पाट। सामरी पाट हमारे राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौलाटा चोटी इसी पाट में स्थित है। दूसरा पाट है लहसुन पाट, जमीर पाट और यहाँ पर है जारंग पाट। जारंग पाट बलरामपुर जिले में स्थित है और यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। वही यहाँ पर जसपुर जिले में है जसपुर पाट और नीचे में है पंडरा पाट। पंडरा पाट से ईब नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर सरगुजा जिले का जो क्षेत्र इसमें शामिल है वह है मैन पाट। मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। साथ ही सफ़ेद मूसली की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। तो इन सभी के संबंध में इन सभी तथ्यों को याद रखना है कि बलरामपुर जिले में 4 पाट हैं, जसपुर में 2 पाट हैं, जसपुर पाट और पंडरा पाट, और मैन पाट वाला जो हिस्सा है सरगुजे का वह इस क्षेत्र में शामिल है।
अगला विभाजन है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कोरिया जिला आता है, बलरामपुर का कुछ क्षेत्र और सरगुजा जिले का मेन पार्ट वाला हिस्से को छोड़कर जो शेष हिस्से बचते हैं वे सभी पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर, अर्थात यह क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका प्रतिशत है 16.16%। अगर हम पूर्वी बघेलखंड के उपविभाग की बात करें तो इसके उपविभाग हैं कन्हार नदी बेसिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कन्हार नदी बेसिन। अगला बेसिन है रिहंद नदी बेसिन। यह जो क्षेत्र है वह है रिहंद नदी बेसिन। चांगापखार देवगढ़ की पहाड़ी, यह कोरिया जिले में स्थित है। चांगापखार देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पर आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं वह है कैमूर की पहाड़ी, और इसी कैमूर की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। कैमूर की पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है। अगला क्षेत्र है सोहागपुर बेसिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिया जिले का जो उत्तरी क्षेत्र है वह सोहागपुर बेसिन कहलाता है। तो इसके उपविभाग को याद रखना है कन्हार नदी बेसिन, जो कि कन्हार नदी के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है, रिहंद नदी बेसिन, चांगापखार देवगढ़ की पहाड़ी और सोहागपुर बेसिन। अगर हम इसके भूगार्भिक बनावट की बात करें तो इसका भूगार्भिक बनावट गोंडवाना शैल समूह से बना है। गोंडवाना शैल समूह जो हमारे राज्य के 17% भाग में पाए जाते हैं और इस शैल समूह से कोयले का उत्पादन होता है। अर्थात इस शैल समूह में जो मुख्य खनिज पाया जाता है वह कोयला है। इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाहरी क्षेत्र से सोन नदी अफवाह तंत्र पार होती है। तो सोन नदी अफवाह तंत्र की जितने भी सहायक नदी है जैसे बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद और कन्हार नदी, ये सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस कारण इसका जो क्षेत्र है उसका ढाल भी उत्तर की ओर है। इसी कारण ये नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला विभाजन है महानदी बेसिन, अर्थात हमारे राज्य के मध्य का जो क्षेत्र है वे सभी महानदी बेसिन के अंतर्गत आती है। महानदी बेसिन में राजनांदगांव के कोटरी बेसिन को छोड़कर जो कांकेर जिला है और यहाँ पर कोंडागांव जिला उसके ऊपर के जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 50.34% है, अर्थात यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसकी आकृति चापाकार या फिर पंखाकार है। अगर हम इसके भूगार्भिक बनावट की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है कडप्पा शैल समूह से। इसके भूगर्भ में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। कडप्पा शैल समूह में पाई जाने वाली अगर हम मुख्य खनिज की बात करें तो इस शैल समूह में चूना पत्थर पाया जाता है, अर्थात जो मध्य के जितने भी जिले हैं जैसे कि रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये सभी चूने का सर्वोच्च उत्पादक जिला है। तो इसके भूगर्भ में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है जहाँ पर चूना एक प्रमुख खनिज है। अगर हम इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस क्षेत्र में मैकाल रेंज आता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। बदरगढ़ कवर्धा जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वह है 1176 मीटर, अर्थात यह महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल रेंज हमारे राज्य के पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही तक इसका विस्तार है। इसके साथ ही पेंड्रालोरमी के पठार भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। इसका ढाल जो है वह पूर्व की ओर है, अर्थात हमारे राज्य के जितनी भी नदियां हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवनाथ नदी या फिर यहाँ पर निकलती है महानदी, इन सभी का प्रवाह पूर्व दिशा में है क्योंकि इस क्षेत्र का जो ढाल है वह पूर्व दिशा की ओर है। इसी कारण इस क्षेत्र की नदियाँ पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पर जो कवर्धा जिला है मैकाल रेंज के कारण उसका जो बाहरी भाग होता है वह वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो किसी पहाड़ी के पिछले भाग में स्थित होता है और वहाँ पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो हमारे राज्य का जो कवर्धा जिला है वह मैकाल रेंज के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगर हम इस क्षेत्र के मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। जो मैकाल रेंज है उसके आसपास काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और जो लाल पीली मिट्टी हमारे राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग 50 से 55% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, अर्थात हमारे राज्य के जितने भी मध्य क्षेत्र हैं उन सभी में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है मैदान और दूसरा भाग होता है उच्च भूमि। सबसे पहले हम मैदान को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं शिवनाथ और महानदी का दोआब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है शिवनाथ नदी और ये है महानदी। इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे शिवनाथ महानदी दोआब कहा जाता है। इसके अंतर्गत रायपुर और उसके आसपास के ज़िले आते हैं। अगला क्षेत्र है शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ नदी के पार के जो क्षेत्र है मैकाल रेंज और शिवनाथ नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे शिवनाथ पार का मैदान कहा जाता है। अगला मैदान है बिलासपुर का मैदान। अगर हम बिलासपुर के मैदान की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो वह है दल्हा पहाड़, जो कि अकलतरा जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगला मैदान है हसदो मांड बेसिन। यहाँ से हसदो नदी कोरिया के कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और मांड नदी मैन पार से निकलती है। इन दोनों के मध्य में जो बेसिन का निर्माण होता है उसे हसदो मांड बेसिन कहा जाता है। हसदो मांड बेसिन रायगढ़ क्षेत्र में विस्तृत है और यह कोयला उत्पादक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस क्षेत्र को शवर ढाल या फिर कुम्हार पहाड़ भी कहा जाता है। अगला क्षेत्र है महानदी पार का मैदान। यह जो क्षेत्र है वह महासमुंद गरियाबंद उच्च भूमि है। महानदी और महासमुंद गरियाबंद उच्च भूमि के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है महानदी पार संकरा मैदान, अर्थात इन दोनों के मध्य में एक संकरे मैदान का निर्माण होता है जिसे महानदी पार संकरा मैदान कहा जाता है। इसका विभाजन याद रखना है। शिवनाथ नदी के पार के जो क्षेत्र होते हैं उसे शिवनाथ पार का मैदान कहा जाता है। महानदी और शिवनाथ नदी के मध्य के क्षेत्र को शिवनाथ नदी महानदी दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर महानदी के इस साइड को कहा जाता है महानदी पार संकरा मैदान। हसदेव नदी और मांड नदी के बीच के क्षेत्र को हसदेव मांड बेसिन कहा जाता है। और यहाँ पर बिलासपुर का मैदान, जो कि बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में विस्तृत है। महानदी बेसिन के अंतर्गत अगला भाग आता है सीमांत उच्च भूमि, अर्थात मध्य के क्षेत्र में जितने भी उच्च भूमियाँ हैं उसे सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत पहला क्षेत्र है मैकाल श्रेणी, जिसे हमने पढ़ा। यह राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला पेंडा मरवाही तक विस्तारित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पेंड्रा लोरमी की पठारी भी आती है। पेंड्रा लोरमी के पहाड़ के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं गौरेला पेंडा मरवाही में पलमा पहाड़ी है। वहीं कोरबा जिले में लाफागढ़ की पहाड़ी है। लाफागढ़ के पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो वह है 1048 मीटर। वहीं अगर हम पलमा पहाड़ी की बात करें तो उसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। तो इन सभी की लंबाई को याद रखना है क्योंकि परीक्षा में क्रम पूछा जाता है। वहीं महानदी बेसिन के उच्च में स्थित उच्च भूमि को उत्तरी उच्च भूमि कहा जाता है। दक्षिण में स्थित भूमि को दक्षिणी उच्च भूमि कहा जाता है। यहाँ पर छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, वे सभी उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। वहीं दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत दुर्ग और राजनांदगांव जिले के उच्च भूमि क्षेत्र आते हैं। पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत हमारे राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जो उच्च भूमि है जिसके अंतर्गत आती है महासमुंद और गरियाबंद की उच्च भूमि, तो उन सभी को पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। पूर्वी उच्च भूमि में धमतरी जिले में सिहावा पर्वत स्थित है, जिसे सुक्तिमती पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। वहीं बलौदाबाजार जिले में छाता पहाड़ी है। जो इसके बाद अगला और अंतिम विभाजन है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के कोटरी बेसिन से लेकर ये जो जिले आप देख रहे हैं कांकेर जिला और कोंडागांव जिला, यहाँ के जो नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी बस्तर या फिर दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसका उपविभाग को याद रखिएगा। कोटरी नदी बेसिन राजनांदगांव जिले के मोहिला तहसील से कोटरी नदी निकलती है, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए इंद्रावती नदी से मिलती है। तो कोटरी नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे कोटरी नदी बेसिन कहा जाता है और यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आती है। दूसरा उपविभाग है अबूझमाड़ की पहाड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी, जो कि बीजापुर और नारायणपुर के मध्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी का पठार, दक्षिण का पठार, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण का पठार। और अगला है गोदावरी सबरी बेसिन। यहाँ पर सबरी नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इसके आसपास के क्षेत्र को गोदावरी सबरी बेसिन कहा जाता है। ये सभी दंडकारण्य के पठार के उपविभाग हैं। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर।
वहीं अगर प्रतिशत में देखें तो इसका प्रतिशत है 28.91%। अर्थात यह हमारे राज्य का प्राकृतिक विभाजन के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र है महानदी बेसिन, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है दंडकारण्य का पठार जो कि 28.91% है। अगर हम इस क्षेत्र में पाए जाने वाली भूगर्भिक चट्टान की बात करें तो इस क्षेत्र में आर्कियन युगीन शैल पाई जाती है और धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह की प्रमुख विशेषता होती है कि इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज होती है लोहा, टीन, अभ्रक, ये सभी इस शैल समूह में पाए जाने वाली खनिज है। इसी कारण जो बैलाडीला है वह लौह अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक क्षेत्र है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में दरभा घाटी और झीरम घाटी में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज को हमने देखा कि लौह अयस्क इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज है क्योंकि धारवाड़ शैल समूह में यह खनिज पाया जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है नंदीराज चोटी। नंदीराज चोटी की ऊंचाई है 1210 मीटर, अर्थात बैलाडीला की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज चोटी, जो कि हमारे राज्य के बस्तर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह हमारे राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बस्तर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है जो कि बैलाडीला पहाड़ी का हिस्सा है। अगर हमें हमारे राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह है गौललाटा चोटी जो कि सामरी पाट में स्थित है। गौललाटा चोटी की ऊंचाई है 1225 मीटर। इसके अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ आते हैं तो सबसे पहला आता है रावघाट की पहाड़ी जो कि कांकेर जिले में स्थित है। यह लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो कि बालोद और कांकेर के सीमा पर स्थित है। अगला क्षेत्र है बस्तर का मैदान। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बस्तर का मैदान जो कि सुकमा बीजापुर जिले में विस्तृत है। अगला क्षेत्र है बैलाडीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है और बैलाडीला की पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यह सर्वोच्च लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसके द्वारा जो उत्पादित लौह अयस्क होता है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला की पहाड़ी से सर्वोच्च किस्म का लोहा प्राप्त होता है जो कि मैग्नेटाइट किस्म का अयस्क होता है। अगला है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो कि बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर स्थित है। इसमें दो क्षेत्र आते हैं, झीरम घाटी और दरभा घाटी। झीरम घाटी सुकमा जिले में स्थित है जबकि दरभा घाटी बस्तर जिले में स्थित है। यह बस्तर के पठार के अंतर्गत आती है। अगला है केसकाल घाटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंडा गांव में है केसकाल घाटी जहाँ पर कुल 12 मोड़ हैं। इसे तेलिन घाटी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो 5वें मोड़ है वहाँ पर तेलिन माता का मंदिर है। इसकी अन्य विशेषता की बात करें तो जो महानदी बेसिन है ऊपर वाला क्षेत्र और ये है गोदावरी नदी बेसिन, तो इन दोनों के मध्य यह विभाजक के रूप में कार्य करता है और साथ ही इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगली पहाड़ी है आरी डोंगरी। आरी डोंगरी कांकेर जिले में स्थित है। उसके बाद है गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ पर गड़िया महोत्सव का आयोजन होता है जो कि प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। गड़िया पहाड़ भी कांकेर जिले में स्थित है। अगला है अलबका पहाड़ी जो कि बीजापुर जिले में स्थित है। तो इन सभी पहाड़ी को याद रखना है यह किस जिले में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है। रावघाट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि कांकेर जिले में है। बस्तर का मैदान आपने देखा। बैलाडीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर बस्तर के पठार के अंतर्गत झीरम घाटी और दरभा घाटी आती है। झीरम घाटी सुकमा जिले में स्थित है जबकि दरभा घाटी बस्तर जिले में स्थित है। ये दोनों अभ्रक का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद है केसकाल घाटी जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल 12 मोड़ हैं। यह बस्तर का प्रवेश द्वार है और यह महानदी बेसिन और गोदावरी नदी बेसिन का जल विभाजक है। अगला है आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़, ये दोनों कांकेर जिले में स्थित हैं। गड़िया पहाड़ में गड़िया महोत्सव का आयोजन होता है जो प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाती है। अलबका पहाड़ी जो कि बीजापुर में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।